नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे एथिक्स के सिलेबस के हिसाब से एक छोटा-सा टॉपिक है उसको जानेंगे और ऐसे ही हम ऐसे प्रयासों से छोटे-छोटे प्रयासों से हमारा पूरा सिलेबस हम ईज़िली कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप सिलेबस को देखते रहना। जो भी आपका सिलेबस मैं कवर करा रहा हूँ, उन सिलेबस को आप अपने सिलेबस में हाइलाइट कर लेना कि आपका ये सिलेबस पूरा हो गया है और लास्ट में कोई टॉपिक बचता है तो वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि ये टॉपिक सर आपने नहीं पढ़ाया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस छोटे-छोटे से लेसन में पूरा हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन और इसकी पीडीएफ फाइल आप सब जानते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने पूरी तरह से जो एक फुल फाइल है वो सेंड कर दी है। इसके अलावा जो एस्पिरेंट न्यू एस्पिरेंट है उनको पता नहीं है टेलीग्राम के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर अपने जो जैसे भी नोट्स बनाता हूँ वो शेयर करता हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्य संस्कृति और वर्क कल्चर होता है क्या है, इसमें ये टॉपिक क्यों रखा गया है, इसके पीछे विशेष कारण यही है कि जैसे आप सिविल सेवा में जाओगे तो सिविल सेवा में जाने के बाद में आपका किस प्रकार एक टीम वर्क होगा, किस प्रकार आपकी टीम आपके साथ मतलब अच्छे से कार्य करेगी, आप अपनी टीम के साथ कैसे कार्य करोगे, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना उसके अंदर किस प्रकार एक वर्क कल्चर होना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर ये हमारे सिलेबस में रखा गया है। तो आइए समझते हैं इसको कि कार्य संस्कृति का अर्थ कार्यालय के उस संपूर्ण वातावरण से जो कार्य के विषय में कर्मचारियों की अभिवृत्तियां और मनोवृत्तियां निर्धारित करते हैं। यानी आपका क्या एटीट्यूड है अपने सहकर्मियों के साथ में, और आपके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी काम करते हैं या ऊपरी जो कर्मचारी काम करते हैं, किस प्रकार आपका आपसी व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसमें हम जानते हैं कार्य संस्कृति के बारे में। तो सिंपल सी परिभाषा यही है वर्क कल्चर। यहाँ से अभी क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले संभावना बनती है कि आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इसमें कार्य संस्कृति के संगठन में कर्मचारियों के लिए एक गाइडलाइन है जो कि कर्मचारियों को किस प्रकार नैतिक व्यवहार करने का निर्देश देती है। यानी सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका एक वर्क कल्चर होता है, उसकी गाइडलाइन होती है कि किस प्रकार एक कार्यालय के अंदर लोग व्यवहार करेंगे, किस प्रकार की सब मतलब समय पर ऑफिस अपनी ऑफिस पे आएंगे या कार्यालय में आएंगे, टाइम पे अपना कार्य जो भी उनको मिलता है वो टाइमली उनको पूरा करेंगे, या मतलब जनता के साथ उनका जुड़ाव किस प्रकार होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम कार्य संस्कृति में जानते हैं। तो इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि किसी संगठन की कार्य संस्कृति को समझने के आधार क्या हो सकते हैं। इसमें ये कि जैसे उस संगठन की कार्यशैली क्या है, कि मतलब जो भी उस संगठन के अंदर कर्मचारी काम करते हैं, क्या वो अपना कार्य पूरा समय पर करते हैं या मतलब जनता के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायित्व है। ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। इसमें समयबद्धता भी होती है, यानी उनको जो भी काम दिया जाता है कि उसमें लेट लतीफ़ी भी होती है, या मतलब जैसे हम देखते हैं कि भारतीय नौकरशाही में एक विशेषता पाई जाती है लाल फीताशाही, यानी कार्य काफ़ी मतलब देरी से किया जाता है। ऐसी मनोवृत्ति बन जाती है समय के साथ में कि वो कार्य समय पर करना पसंद नहीं करते हैं। जबकि हम निजी सेक्टर की यदि बात करें, किसी भी निजी संगठन की बात करें, तो वहाँ का प्रबंधन कैसा होता है, इतना दक्ष होता है, अच्छा होता है। तो आप ये तुलनात्मक रूप से भी एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो। इसके अलावा आपसी मेलजोल व संचार, मतलब एक कार्यालय के अंदर किस प्रकार मतलब लोगों का व्यवहार होता है, किस प्रकार उनका कम्युनिकेशन स्किल एक दूसरे के साथ काम आता है, उनको आप पढ़ते हो। इसके अलावा कार्यालय के अंदर हम जानते हैं कि मतलब जो लैंगिक संवेदनशील मुद्दे होते हैं विशेषकर महिलाओं को लेकर, उनके प्रति मतलब जैसे पुरुषों का क्या रवैया है, पुरुषों की क्या राय है, यानी जो जेंडर बेस्ड जो इशूज़ है उनको लेकर भी हमें बात करनी चाहिए। इसके अलावा ग्राहकों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार और संवेदनशीलता कैसी है, कि किस प्रकार जैसे बुजुर्ग यदि किसी कार्यालय में आते हैं तो उनके साथ किस प्रकार व्यवहार होता है, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये मुद्दे भी इसमें आते हैं। इसके अलावा नेतृत्व और टीम भावना भी इसमें एक अहम बिंदु है। तो आप ऐसे अच्छे डायग्राम बना के अपने आंसर को जरूर लिखना। सिंपल सा एक टॉपिक है कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर सिलेबस में लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को पढ़ रहे हैं और टू दी पॉइंट हम सिलेबस को पढ़ेंगे। जैसे इसमें एक है कि अच्छी कार्य संस्कृति की विशेषताएं क्या हो सकती है, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी कार्यालय क्षेत्र की यदि हम बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो एक अच्छी कार्य संस्कृति तभी होगी जब उसमें समानता को बढ़ावा मिलेगा, भेदभाव को कम किया जाएगा, यानी छुआछूत जैसी समस्याओं को कम किया जाएगा, मतलब महिलाओं के सम्मान की वहाँ पे रक्षा की जाएगी, सामूहिकता की भावना होगी, यानी टीम वर्क के रूप में वो काम करते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, मतलब जैसे कि एक टीम काम करती है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जब पुरस्कार की बात आती है या किसी श्रेय लेने की बात आती है, तो मतलब उसमें कहीं न कहीं ऊपरी वर्ग होता है, या मतलब वो अपने मतलब कार्यशैली में ये मानते हैं कि ये कार्य उन्होंने किया है, जबकि उनके अधीनस्थ भी उनकी टीम के साथ कार्य कर रहे थे। तो कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे सामूहिकता की भावना को दिखाना है, विविधता को दिखाना है, सहजता को दिखाना है, मतलब जितना हो सके विविधता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा जो नियम है, उन नियमों का लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कानून बन गया है तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब
हुबहू सैद्धांतिक रूप से उसको फॉलो किया जाना चाहिए। मतलब जहाँ आपको लगे ना कि नियम के अंतर्गत आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको जहाँ लगे ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यदि उससे सार्वजनिक हित होता हो, तो वहाँ पे कानून को थोड़ा सा लचीलापन भी बनाया जा सकता है, या उसके अकॉर्डिंग लचीलापन व्यवहार भी किया जा सकता है। इसके अलावा समस्याओं का समाधान मतलब होना चाहिए। आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हो, आपका ये प्रमुख उद्देश्य है कि आप जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हो, तो इन चीज़ों को आप जोड़ सकते हो। इसके अलावा लैंगिक समानता के मुद्दे तो अहम होते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन और प्रोत्साहन भी होना चाहिए, यानी जो कर्मचारी अच्छे कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, सार्वजनिक हितों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और जो कर्मचारी मतलब एक तरह से आलसी हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उनको साइडलाइन करना चाहिए। मतलब इसमें भूमिका सबसे किसकी होती है? भूमिका होती है कि जो लीडर है, जो नेतृत्व करता है, उसकी बड़ी भूमिका होती है। तो आप जब सिविल सेवा में जाओगे, तो आप भी अपने आसपास के जो वर्क कल्चर है उसको जानोगे, उस प्रकार उसके साथ आप तालमेल बिठाओगे या किस प्रकार व्यवहार करोगे। तो ये हमारे सिलेबस का एक अहम टॉपिक था। ठीक है, इसके अलावा इसमें थोड़ा सा और हम देख सकते हैं कि जैसे भारत में सरकारी कार्य की जो कार्य स्थिति किस प्रकार है। हम जानते हैं कि जैसे कहीं न कहीं मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलता है। हम जानते हैं कि भारत सरकार में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके साथ एक प्रेशर होता है कि किस प्रकार राजनीतिक जो हस्तक्षेप होता है, या मतलब अनावश्यक उनकी मतलब कह सकते हैं कि तटस्थता का अभाव होता है, तो ये आप इसमें डाल सकते हो। इसके अलावा अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन का अभाव होता है। ठीक है, रूढ़िवादी नज़रिया होता है, यानी नवाचार की भावना बहुत कम होती है। इसके अलावा एकता का अभाव होता है। पद की स्थायी सुरक्षा के कारण ये होता है कि उनको कोई डर ही नहीं रहता, कि सरकारी कर्मचारी के सामने ये समस्या नहीं रहती कि उनका पद छीन सकता है। आजकल देखो, आजकल वर्तमान सरकार ने अच्छे प्रयास किए हैं कि जैसे ऐसे कर्मचारी जो अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको समय से पहले ही सेवानिवृत्ति वाला मतलब अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो। भ्रष्टाचार यहाँ पे एक अहम मुद्दा हो जाता है, यानी तो सरकारी कार्य संस्कृति को आप अंतर कर सकते हो किसी भी निजी संगठन से, कि एक निजी संगठन का किस प्रकार है ना, मतलब एक कार्य संस्कृति है। आप यहाँ पर तुलनात्मक रूप से बता सकते हो कि जैसे आप कभी है ना आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक, यानी कोई ऐसे निजी क्षेत्र की बैंक में जाना। ठीक है, उस बैंक का अंदर का माहौल देखना, प्रबंधन देखना, सब ठीक देखना, मतलब आम जनता के साथ उसका व्यवहार देखना। उसकी तुलना में आप किसी सरकारी मतलब बैंक में जाना, तो आपको दोनों का अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा। आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को बता सकते हो। यदि आपने ये अनुभव किया कि वास्तव में प्रबंधन को लेकर या कार्य संस्कृति में दोनों संस्थाओं में अंतर है, तो आप एग्जाम्पल के रूप में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके अलावा जैसे हम बात करेंगे कि अच्छी कार्य संस्कृति बनाने के उपाय क्या है, तो उसमें यह है कि एक तो नवीन मूल्य का समावेश होना चाहिए। यानी जो नए नए मूल्य आ रहे हैं, मतलब मूल्य क्या है? मूल्य तो वही है ना कि सत्य, अहिंसा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, जितने भी होते हैं, नवाचार, ये सब नवीन मूल्य हैं। तो नवीन मूल्यों का समावेश होना चाहिए। इसके अलावा नियमों का पालन होना चाहिए, कि जैसे कोई कानून है उसको कोई फॉलो नहीं करता, तो ऐसा नहीं है, नियमों को जरूर फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा हर एक मतलब कार्य क्षेत्र की एक नैतिक संहिता और आचरण संहिता होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के लिए नैतिक संहिता और आचरण संहिता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नैतिक संहिता और आचरण संहिता उन कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन की तरह है, कि यदि आप अच्छा व्यवहार करते हो ना, तो आपके साथ अच्छा होगा। यदि आप बुरा व्यवहार करते हो, तो आपके साथ भी बुरा होगा। इसमें क्या है? यदि आप भ्रष्टाचार करते हो, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें क्या है? सिंपल सी बात बताओ। इसके अलावा अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन देना है। इसके अलावा लैंगिक संवेदनशील जो मुद्दे हैं, उनके प्रति अधिक सक्रिय रहना है। सबकी मतलब सोच अच्छी होनी चाहिए महिलाओं के प्रति, है ना, इसमें बता सकते हो। इसके अलावा भ्रष्टाचार संबंधी जो मुद्दे हैं, उन पर जीरो टॉलरेंस। दोस्तों, ये अच्छा वर्ड है, जीरो टॉलरेंस, यानी किसी भी कंडीशन पर है ना बर्दाश्त नहीं करना है भ्रष्टाचार को। जीरो मतलब बिल्कुल जीरो टॉलरेंस टॉलरेंस अपनाना है। इसके अलावा नवाचार व प्रगतिशील सोच को बढ़ावा देना है। तो ये कुल मिलाकर हमारा आज का लेसन समाप्त होता है। बहुत ही छोटा लेसन है, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। और नहीं आया है कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आप दोबारा से इसको पढ़ने की कोशिश करना। मैंने पूरी पीडीएफ फाइल वैसे भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, और उसी पीडीएफ फाइल से मैं डेली बेसिस पर 10-10 मिनट के लेसन बनाता हूँ। पहले मैं क्या कर रहा था कि एक पूरा मतलब सिलेबस एक साथ करने के चक्कर में 1 घंटे का लेसन बना रहा था या आधे घंटे का लेसन बना रहा था। लेकिन काफ़ी दोस्तों का ये कहना है कि सर ये लेसन बहुत बड़ा होता है, बोरिंग हो जाता है। इसलिए मैंने फिर ये काम करना शुरू किया कि मैं 10-10 मिनट के ही लेसन बना रहा हूँ। इसमें आप अपनी पूरी तैयारी कर रहे हो। जैसे इस साल जो एग्ज़ाम दे रहा है ना, तो अपनी पूरी तरह से प्री पर फोकस होकर करें काम। अभी टाइम ये है कि आप पूरी तरह से प्री पे फोकस होकर अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, सीसेट को थोड़ा ज़्यादा महत्व दें, एनसीईआरटी किताबों को ज़्यादा महत्व दें, रिवीजन पर ज़्यादा जोर दें, अपनी टेस्ट सीरीज इस समय मतलब अच्छे से करें। तो प्री पर ज़्यादा फोकस रखें जो इस बार एग्जाम दे रहा है। मेंस का शायद अभी टाइम नहीं है कि आप मेंस की चीज़ें पढ़ो, लेकिन जिनका अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस है कि प्री हो जाएगा, तो आप सीसेट के साथ साथ या प्री के जीएस के साथ साथ इथिक्स के लेसन, छोटे छोटे लेसन इनको देख सकते हो, ताकि आपका जल्दी से सिलेबस भी कवर हो जाए। तो कोई चिंता की बात नहीं, आराम से आप मतलब कॉन्फिडेंटली अपनी तैयारी करते रहो। बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालना ज़रूर। थैंक यू।